आते हैं जो आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि जब हम बिजनेस वर्ल्ड की तरफ देखते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज्यादा मैक्रो फैक्टर्स ज्यादा अहम होते हैं, जबकि प्रैक्टिकली जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ज्यादातर हम पहले माइक्रो की तरफ जाते हैं, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड के हवाले से जब आते हैं पहले मैक्रो की तरफ चलते हैं। मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, चूंकि देखिए मैक्रो फैक्टर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम उन फैक्टर्स की तरफ चलते हैं जिसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं, जिसके अंदर हाउस होल्ड है, फर्म्स हैं, बिजनेस है और फॉरेन बायर है। इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले किसी भी वक्त या किसी भी कारोबारी दुनिया में ये बात बड़ी अहम मानी जाती है कि इस वक्त जो बिजनेस हो रहा है, बिजनेस वर्ल्ड चल रहा है, वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, जिसके अंदर ग्रोथ की क्या पॉलिसी है हुकूमत की, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने की क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या है। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो जो चीज आ जाती है वो है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ की जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहली चीज है जीडीपी का ज्यादा होना। हर हुकूमत ये चाहती ज्यादा जीडीपी हो, यानी अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो कहते हैं जी मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, ज्यादा गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस की जाए। वैसे तो अगर ये काम हो जाए तो बाकी मसले टू सम हाउ हल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे तो प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ज्यादा गुड्स होंगी तो प्राइसेस कंट्रोल रहेंगी, ज़ाहिर है शॉर्टेज से प्राइसेस बढ़ती हैं और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होंगी तो यकीनन जॉब्स भी ज्यादा होंगी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट का मसला भी हल हो जाएगा। और जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगी तो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगी, और जब चीजें एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी तो अल्टीमेटली आपके पास फॉरेन रेमिटेंसेस भी ज्यादा आ जाएंगे। तो लिहाजा ये सारे मसले ही इस तरह से हल हो जाएंगे। तो ये वो चीजें जो विल प्रैक्टिकली जो आपके मसलों को रिजॉल्व कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं हमारी क्या है, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है किसी भी गवर्नमेंट की। अब इसके अंदर जो है वो सीधी बात है कि आप कहेंगे जी सबसे पहले जीडीपी मैयर कैसे होता है, तो उसके 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि पूरी कौम जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसे जमा कर लो, या पूरी कौम के लोगों की इनकम जो है रिपोर्ट होती है टैक्स में वो जमा कर लो, तो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड कर लो। वैसे रियल सेंस में ये तीनों इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे आम तौर पे होता ही है कि जो गवर्नमेंट खर्चे करती है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलाती है वहां से नेशनल इनकम मेजर होता है एक्सपेंडिचर मेथड से, और जो सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, वहां पे एक इनकम से, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वहां पे इसका अंदाजा लगाया जाता है आपके आउटपुट अप्रोच के साथ, यानी गुड्स की वैल्यूज को असेस कर लेते हैं और उसके साथ इस काम को चलाते हैं। तो इस तरह से ये मसला जो है वो हल होता है। तो तीनों मेथड लगते हैं, यहां से भी एड अप करते हैं, यहां से भी एड अप करते हैं, यहां से भी एड अप करके नेशनल इनकम को हम कंक्लूड कर लेते हैं। तो ये इसका होता है तरीका का। अब जो है सवाल है दो चीजें बड़ी अहम मानी जाती हैं। एक तो ग्रोथ है, जाहिर है ग्रोथ ज्यादा गुड सर्विसेज होंगी, ज्यादा चीजें परचेज की जाएंगी, ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हो सकेंगी, पहले भी बात हो चुकी है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन एक्सीड भी करता है तो शुरू में करेगा, लेटर ऑन रिच एंड गरीब का जो गैप है वो भी कवर अप होना शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट शुरू में बढ़ती हैं, जाहिर है गरीब कौम जब अमीर होती है तो शुरू में बड़ी अग्रेसिव होती है इंपोर्ट्स के मुतालिक, जैसे आज चाइना है, लेकिन लेटर ऑन वही चीजें खुद भी मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाती हैं और फिर इंपोर्ट्स वगैरह पे काफी मतलब स्ट्रेस कम हो जाता है। डेवलपमेंट का जहां तक ताल्लुक है वो एक ख्वाहिश होती है हर कौम की कि जी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम हो जाए, गरीब अमीर का फर्क कम हो जाए, तो ये डेवलपमेंट कहलाती है। साइंटिफिक नॉलेज हो, एजुकेशन इनहांस हो जाए, और फिर उसके साथ ये है कि डॉगमास खत्म हो जाए, तो हिम्मती कीदे खत्म हो जाए, लोग साइंसी बुनियादों पे सोचें और मुआशरे की बुनियाद साइंटिफिक बुनियादों पे रखी जा सके। तो ये डेवलपमेंट के एंगल से इसे सोचा जाता है।
तो दोनों चीजें हैं, पहले ग्रोथ है और फिर डेवलपमेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे अगर हम चाइना की एग्जांपल लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि 2000 तक जो है चाइना ग्रोथ मोड में था, लेकिन 2000 के बाद की जो एफर्ट है वो ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाना शुरू हो गई। अब बात आ जाती है वो मसला तो वही है कि वसाइल होंगे तो आगे बात बनेगी ना, तो पहले ग्रोथ तो बहरहाल एनीवे। अब इसमें जो बेसिक बातें हैं मैं इसको जरा जंप करता हूँ। सबसे पहले तो ये हमने पढ़ ली, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें। तो देखिए इसके अंदर जो मेन चीज है वो है आपका जो दुनिया भर की इकोनॉमीज का है वो है बिजनेस साइकिल। के बिजनेस साइकिल ग्रो भी करते हैं, डाउन भी होते हैं, इसमें फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं और ये बदलते रहते हैं। अब उसके अंदर होता यह है कि डिप्रेशन भी आते हैं, बूम भी आते हैं, और ये जो आपका बूम है ये एक ऐसा पीरियड होता है। पहली बात तो ये कि एक बिजनेस साइकिल के मतलब एक बिजनेस के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि कितना लॉन्ग होता है। आमतौर पे एक बिजनेस साइकिल 8 साल से लेकर तकरीबन 15 साल पर मुहित होता है। 8 to 15 ईयर्स लग जाते हैं। इसका मतलब है एक फेज मिनिमम 1 साल तो ले जाता है, चाहे वो डिप्रेशन है चाहे वो बूम है, जो भी है वो कम से कम आपके जो है वो 3-4 साल ले जाता है। लेकिन इसके अंदर 4 जो है वो फेजेस होते हैं। एक फेज है उसको आप बूम कहते हैं, फिर एक को आप डिप्रेशन कहते हैं, एक दरमियान में आ जाता है इसको आप रिसेशन कहते हैं, डिक्लाइनिंग फेज, फिर एक रिवाइवल है और फिर दोबारा बूम है। बूम में आमतौर पे ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस आई होती है तो डिमांड आई हो जाती है, डिमांड आई है तो जाहिर कीमतें ज्यादा होंगी, फिर प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, लेकिन प्रोडक्शन लेवल हाई रहेगा। लेकिन ब्रेक इस तरह हो जाता है कि जब पैसे की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, हर तरफ से पैसे की डिमांड जब ज्यादा हो जाती है तो अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट के साथ अपोजिट रिलेशनशिप होता है। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ा था? उसकी वजह यह थी कि मनी डिमांड बढ़ गई थी। तो मनी डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर इसका इंपैक्ट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट पर आएगा। इस तरह पे जाहिर बात है एक दफा डिप शुरू हो गया तो शुरू हो गया, फिर रिसेशन शुरू हो गया, एक्सपेक्टेशंस फॉल हो गई, एक्सपेक्टेशंस फॉल हुई तो फिर डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई तो फिर प्राइसेस और फिर सो ऑन, काम नीचे चला गया। फिर वही चीज आ जाती है कि एक वक्त आता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत लो हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस लो हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस लो होंगी तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट डिमांड पे पड़ेगा, प्राइसेस लो होंगी, फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल भी लो हो जाएगा। और इसके बाद आप समझते हैं कि एक चीज है जिसको आप कहते हैं रिकवरी। रिकवरी तब शुरू होगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होगा, तो लोग कहेंगे चलो यार थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, तो फिर रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, डिमांड इंप्रूव होगी, प्राइसेस रेज होंगी, इस तरह वापस जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये बिजनेस साइकिल है आपका, हर 7-8-15 साल बाद ये रिपीट हो रहे होते हैं फेजेस। दूसरी चीज आ जाती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की 2 बड़ी इकसाम है। एक तो इन्फ्लेशन कहलाता है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, लेकिन इसकी 2 बड़ी इकसाम है, एक डिमांड पुल और एक कॉस्ट पुश। किसी मुआशरे में एट ए टाइम दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो एलीट क्लास है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। उसकी वजह यह है कि स्पेंड थ्रिफ्ट है, ये लोग फजूल खर्चे हैं, फिर इनमें दिखावा बहुत ज्यादा है, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, और हमारे नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज्यादा हैं, पर्टिकुलरली डिप्लोमेसी पे खर्चे हमारे ज्यादा है। और रिजॉल्व हो सकता है लेकिन टैक्स लगा दें, एक्सपेंडिचर कम करें, लेकिन जाहिर है कहां से कम करेंगे।
अच्छा, कॉस्ट की तरफ देखते हैं तो प्राइसेस बहुत ज्यादा जो है हमारे हाई हैं उसकी। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आम आदमी के हैं, तो रॉ मटेरियल महंगा हुआ है, जैसे मेडिसिन में, बाकी चीजों में, तो एक्सचेंज रेट ही बढ़ गया, तो अल्टीमेटली उससे फिर इम्पैक्ट तो आया है। तो जब इस तरह का इम्पैक्ट आता है तो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल महंगा होता है, फिर उससे सैलरीज और वेजेस बढ़ जाती हैं, फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो प्राइस से इन द प्राइस ऑफ एनर्जी बढ़ जाती है, तो फिर अल्टीमेटली हर चीज, फ्यूल महंगे होते हैं, तो कॉस्ट बढ़ गई तो चीजें भी महंगी हो जाएंगी। तो ये है हमारे इन्फ्लेशन का मसला। अब उसका जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, जो बिजनेसेस लोन ले चुके हैं वो फायदे में, जो लो गियरिंग रेशियो पे वो नुकसान में। तो ये बहुत ज्यादा सेटबैक होता है। फिर दूसरी तरफ देखें तो जो है वो इम्पैक्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट पे भी। कि जब इन्फ्लेशन आता है तो बहुत सारे वर्कर जो है वो अनविलिंग आउट ऑफ वर्क हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि प्राइसेस बढ़ने से उनकी वेज इतनी कम पड़ जाती है जिसके अंदर वो भी खुश नहीं होते, तो इसका भी इम्पैक्ट आएगा। जारी बात है, एक कीमतें ज्यादा हो गई हैं, वेज इतनी कम मिल रही है कि उसके अंदर अच्छे एक्सपेंडिचर मीट नहीं हो रहे, तो डीमोटिवेशन आ जाएगी ना। और फिर आप जानते हैं कि जब अनएम्प्लॉयड वर्कर होंगे तो मार्केट में आपको ट्रेंड वर्कर नहीं मिलेगा। सेवरल ऑफ ईयर से फारिग बैठा वर्कर है, वो पहले छोड़ चुका था जॉब, फिर आ रहा है, तो जाहिर है एक वर्क इन्वायरमेंट से निकला हुआ है एम्प्लॉई, उसका मोटिवेशन, उसका वर्किंग एक्सपोजर हो रहा है, और बेरोजगार बैठे एम्प्लॉई का एक्सपोजर, उसका वर्किंग स्टाइल कुछ और है, और उसकी स्किल्स का लेवल भी कुछ और है। तो इससे हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनवेलकम्ड होता है इन इकोनॉमी। उसकी वजह ये होती है कि अगर लोग बेरोजगार हैं, पैसा है नहीं, तो चीजें कौन खरीदेगा इकोनॉमी में? चीजें नहीं खरीदेगा तो जाहिर बात है इकोनॉमी चलेगी कैसे? तो हम इसको कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा अनवेलकम्ड चीज होती है। इसीलिए हम अनएम्प्लॉयमेंट को समझते हैं कि ये इंतहाई डेंजरस चीज है, और इसकी सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन है वो यही है कि नंबर ऑफ जॉब सीकर्स ज्यादा हो जाए बनिस्बत नंबर ऑफ जॉब्स के। तो नंबर ऑफ जॉब सीकर्स बहुत ज्यादा हो जाए बनिस्बत नंबर ऑफ जॉब्स के, तो हम इसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। या ऐसी सूरत हाल है कि लोगों के पास जो जॉब्स हो उनकी एबिलिटीज के मुताबिक ना हो, कि जी पायलट जो है वो स्कूल में टीचिंग करा रहा है, और जो बैंकर है वो बैंक में काम करने की बजाय जो है वो ट्यूशन पढ़ा रहा है लोगों को, तो ये टेम्परेरी जॉब्स को जॉब्स नहीं माना जा सकता। तो ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट की इकसाम है। अब उसके अंदर कुछ बिजनेस साइकिल के हवाले से है कि हर स्लम्प में कुछ वर्कर निकाले जाते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और हर एवरी स्लम्प में जाहिर है कुछ ना कुछ वर्कर्स तो बेरोजगार होते हैं, तो उनको काम से हटाया जाता है, हम उसको कहते हैं ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। और जो वक्ती तौर पे जॉब स्विचिंग कर रहे होते हैं हम कहते हैं ये फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होते हैं, जंपिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। और कुछ सीजनल होते हैं, जैसे दर्जी हैं हमारे, टेलर्स हैं, शुगर इंडस्ट्री के लोग हैं, वो हर साल ही कुछ ना कुछ अरसे के लिए अनएम्प्लॉयड होते हैं, हम कहते हैं सीजनल है। लेकिन उसके अलावा फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आते हैं, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट की एक वजह है। और एक वजह ये भी होती है कि आप बहुत ज्यादा वेज बढ़ा देंगे तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इसको हम रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के तरीकाकार हैं, इसके अंदर हमने कुछ मेजर्स भी लिखी हैं जो ली जा सकती हैं। लेकिन इकोनॉमी में अगर एट अ टाइम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इकट्ठे हो जाए, क्योंकि बिजनेस साइकिल ये कहता है कि या तो इकोनॉमी में बूम होगा तो इन्फ्लेशन होगा, या इकोनॉमी में डिप्रेशन होगा तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब आज का स्टूडेंट ये कहता है कि सर ये क्या वजह है कि एक तरफ बूम से इन्फ्लेशन होता है, डिप्रेशन से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो ये दोनों फिनोमेना इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? तो ये आज के दौर का फिनोमेना है जिसको हम स्टैगफ्लेशन का नाम देते हैं। इसके अंदर होता ये है कि एक तरफ आपका जीडीपी 2% से कम बढ़ रहा है, तो अगर जीडीपी 2% से कम बढ़ेगा तो जाहिर बात है आपका
ग्रोथ नहीं है, जॉब्स नहीं मिलेंगी। और दूसरी तरफ अगर कीमतें भी, प्राइस इंडेक्स भी 3% से ज्यादा है, तो इसको आप कहेंगे कि आपकी इकोनॉमी एट अ टाइम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रही है और ये स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन। इस मकसद के लिए फिर जाहिर बात है पॉलिसीज इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहली और बड़ी पॉलिसी जो हमारी वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर डील करते हैं कि गवर्नमेंट कहां से पैसा लाती है, कहां खर्च करती है और कहां पे से यूज करती है, बोरोइंग करती है, और ये इस्तेमाल होती है। दूसरी पॉलिसी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जहां पर हम पैसे, रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करते हैं और ये आमतौर पे हर मुल्क का सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी जो है उसको मैनेज करती है। ये हो गई जनाब हमारी पॉलिसीज का मामला। अब इसके अंदर आ जाती है आगे इंटरनेशनल ट्रेड। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट इशू है कि आपका मुल्क जो है वो किस तरह की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंपॉर्टेंट है इन द नंबर ऑफ वेज एंड नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। रीजन इज दिस कि आप एक्सपोर्ट कितना करते हो और इंपोर्ट कितना करते हो। जाहिर है हर मुल्क ये चाहता है कि उसके यहाँ इंपोर्ट थोड़ी हो, एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो। तो हम एक तरफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, एक तरफ हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ हम इंपोर्ट कंट्रोल नाफिज करते हैं। इंपोर्ट कंट्रोल का जहां तक ताल्लुक है उसके लिए हम इंपोर्ट्स पे टैक्स लगा देते हैं, कोटास लगा देते हैं, बैन कर देते हैं इंपोर्ट को। तो ये डिफरेंट तरीका कार है जिससे हम इंपोर्ट की कमी करते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट्स ज्यादा करेंगे तो हमारे यहाँ ये अगर सिचुएशन यूं देखी जाए, ये क्वांटिटी है फर्ज कीजिए डॉलर की और ये प्राइस है। तो अगर फर्ज कीजिए इस वक्त डॉलर जो है वो, डॉलर की ये डिमांड है, ये डॉलर की सप्लाई है, तो इस वक्त अगर डॉलर है 160 रुपए का, तो फर्ज कीजिए कि हम जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने से हमारे मुल्क में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, यानी अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाओगे तो आपके मुल्क में डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और नतीजा ये होगा कि डॉलर माइट भी 100 रुपए का हो जाए, यानी दूसरे अल्फाज में रुपया पावरफुल हो जाए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है आप एक्सपोर्ट बढ़ा दें, और दूसरा ये हो सकता है कि आप इंपोर्ट कम कर दें। इंपोर्ट कम करने से डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, तो इससे आपका ये कर्व इधर चला गया। हम उसको जज्बाती होकर ज्यादा नीचे लेंगे, ये रहा। तो इससे भी आपका डॉलर जो है वो अगर पुराने इक्विलिब्रियम से देखूं तो हो सकता है 110 रुपए का हो जाए। तो इससे एक कंक्लूजन आता है कि या तो तुम एक्सपोर्ट बढ़ा लो या तुम इंपोर्ट कम कर लो, दोनों में से कोई एक काम जरूर करना पड़ेगा। तो यहां पे आके हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी खैर बात कह देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक रख लेते हैं, मैं भी जरा लेट टेक्स का लिटिल फूड एंड आप भी, तो मेरा ख्याल है हम रख लेते हैं